गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजीत कुमार। आज हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद, द सिक्योरिटी काउंसिल पे। तो सुरक्षा परिषद की अगर बात करें तो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक अंग है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 महत्वपूर्ण अंग महासभा, सुरक्षा परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट, सामाजिक आर्थिक विकास परिषद और सचिवालय सेक्रेटरीट आदि हैं, जिसमें सुरक्षा परिषद काफ़ी महत्वपूर्ण अंग है। सुरक्षा परिषद के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग बातें कही हैं। जैसे एक प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं अर्ने। उनके अनुसार क्या है, सुरक्षा परिषद क्या है, पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि दुनिया की जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन या संस्थाएं हैं उन सब में सुरक्षा परिषद सबसे महत्वपूर्ण अंग है, उन सब का पावर हाउस है। दूसरा, उन सबसे शक्तिशाली अंग है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी है, यानी कि की ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। पाल्मर एंड पार्किंस कहते हैं कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का कुंजी है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे महत्वपूर्ण एक भाग है, जैसे कि की ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। और गुड स्पिरिट तो ये कहते हैं कि दुनिया के बहुत सारे देश लोगों के लिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब ही सुरक्षा परिषद है, यानी कि उनके लिए सुरक्षा परिषद ही संयुक्त राष्ट्र संघ है। सुरक्षा परिषद से बाहर संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ भी नहीं है। और इसी तरह डेविड शूमैन ने भी सुरक्षा परिषद को विश्व के पुलिस मैन की संज्ञा दी है, द वर्ल्ड पुलिस ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि डेविड शूमैन ने सुरक्षा परिषद को विश्व की पुलिस होने की भी संज्ञा दी है। तो इन सब बातों के आधार पर, इस पोर्शन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद है। और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के दौरान अमेरिकन प्रतिनिधिमंडल के प्रधान ने भी ये कहा था कि सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अद्वितीय है, यानी कि अभी तक जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अंदर उनके अंग बनाए गए हैं उसमें सुरक्षा परिषद सबसे शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इस हमारे लेक्चर में हम बात करेंगे सुरक्षा परिषद की रचना, सुरक्षा परिषद की अधिवेशन, सुरक्षा परिषद के कार्यकाल, सुरक्षा परिषद की मतदान व्यवस्था, उसके सभापति आदि और उसके प्रमुख सहायक अंगों के बारे में। तो हम बात करते हैं सुरक्षा परिषद की रचना की, द कंपोजिशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सुरक्षा परिषद की रचना, कंपोजिशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद की रचना। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के 5वें भाग में या 5वें अध्याय की आर्टिकल 23 में सुरक्षा परिषद की कंपोजिशन और संरचना के बारे में बात की गई है। जिसमें हम बात करें तो आरंभ में जब सुरक्षा परिषद बनाई गई थी उस समय सुरक्षा परिषद के अंदर कुल 11 सदस्य थे, जिसमें से 5 इसके स्थायी सदस्य राष्ट्र हैं वो थे और 6 अस्थायी सदस्य होते थे। 5 जो स्थायी सदस्य देश हैं वो 5 स्थायी सदस्य देश कौन से हैं? एक, संयुक्त राज्य अमेरिका, 2, सोवियत रूस या रसिया, 3, ब्रिटेन या इंग्लैंड, 4, फ्रांस, 5, चीन। ये 5 सुरक्षा परिषद के या संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य माने जाते हैं या स्थायी सदस्यता प्राप्त राष्ट्र हैं। 6 सदस्य शुरू में अस्थायी थे जिनका चुनाव 2 वर्ष के लिए किया जाता था और इसमें अक्टूबर 2015 तक तो इनका चुनाव अक्टूबर के महीने में किया जाता था, अक्टूबर में अप टू 2015। उसके बाद से जून के महीने में इन अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया जाता है।
लेकिन वर्तमान में अस्थायी सदस्यों की कुल संख्या अब 15 है, जिसमें 10 अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के और 5 स्थायी सदस्य जो अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस व ब्रिटेन आदि हैं। सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं उनमें से 5 सदस्य एशिया और अफ्रीकी देशों से चुने जाते हैं, 2 सदस्य लैटिन अमेरिकी देशों से चुने जाते हैं, 2 सदस्य पश्चिमी यूरोप के देशों से चुने जाते हैं और 1 सदस्य पूर्वी यूरोपीय देशों से चुना जाता है। और इन सदस्यों का चुनाव करने के लिए सुरक्षा परिषद की धारा 23 में 2 कंडीशंस, 2 शर्तें लगाई गई हैं। पहली क्या कि वही देश सुरक्षा परिषद के सदस्य बनेंगे जो देश अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में संयुक्त राष्ट्र के संघ के उद्देश्यों की प्राप्ति करने में योगदान दें, उनका सहयोग दें। और दूसरा, एक समान भौगोलिक वितरण हो। एक समान भौगोलिक वितरण की भी एक शर्त रखी गई है कि उनको बराबर महत्व दिया जाएगा, एक जैसा माना जाएगा सभी राष्ट्रों को सुरक्षा परिषद के अंतर्गत। उसके बाद आता है कि सुरक्षा परिषद के महत्वपूर्ण अधिवेशन। अगर अधिवेशनों की बात करें तो अधिवेशनों के बारे में सुरक्षा परिषद की धारा 28 में बताया गया है और इसमें ये कहा गया है कि सुरक्षा परिषद की बैठक हर महीने में कम से कम एक बार अवश्य होती है, कम से कम 14 दिन के बाद एक बार बैठक अवश्य होती है। इसकी बैठक आमतौर पर न्यूयॉर्क में होती है, लेकिन कभी भी किसी भी परिस्थिति में कहीं और भी विश्व के अंदर कहीं भी दूसरे स्थान पर इसकी बैठक बुलाई जा सकती है। और सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक कभी भी किसी भी समय सुरक्षा परिषद के सदस्यों की सहमति से बुलाई जा सकती है। और सुरक्षा परिषद के जो भी सदस्य राष्ट्र हैं उनमें से एक प्रतिनिधि हर समय सुरक्षा परिषद के अंदर या संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर मौजूद रहता है, मुख्यालय में अवस्थित होता है उनका प्रतिनिधि। और इसकी बैठकें इन सुरक्षा परिषद की बैठकों में वे देश भी आ सकते हैं, वे देश भी हाजिर हो सकते हैं जिन देशों का मामला सुरक्षा परिषद के अंदर डिस्कस किया जा रहा है। ऐसी कोई शर्त नहीं है कि वो देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य है या नहीं है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के गैर सदस्य राष्ट्र भी सुरक्षा परिषद की बैठकों में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वे देश हिस्सा ले सकते हैं जिनका मामला सुरक्षा परिषद में डिस्कस किया जाना होता है। उसके बाद आता है सुरक्षा परिषद की वोटिंग सिस्टम, मतदान व्यवस्था। सुरक्षा परिषद की मतदान व्यवस्था के बारे में आर्टिकल 27 में संयुक्त राष्ट्र संघ की चार्टर के आर्टिकल 27 में दिया गया है। प्रत्येक सदस्य देश एक ही वोट देगा, एक ही वोट का प्रयोग करेगा और सुरक्षा परिषद के जो भी फैसले हैं वो इसके कुल सदस्यों के में बहुमत से लिए जाएंगे। यानी कि 15 सदस्यों में से कम 9 सदस्य अगर सहमत होंगे तभी फैसले लिए जाएंगे, 9 सदस्यों की स्वीकृति से लिए जाएंगे। लेकिन इन 9 सदस्यों के अंदर 5 स्थायी सदस्यों की सहमति होना अनिवार्य है। जब तक 5 सदस्य सहमत नहीं होंगे, एक भी सदस्य मना कर देगा, तो कोई भी सुरक्षा परिषद का फैसला नहीं लिया जा सकता। और जो 5 मेंबर हैं, 5 सदस्य राष्ट्र हैं, उन सब के पास वीटो पावर है। वीटो पावर की शक्ति है, यानी कि वीटो पावर का वो प्रयोग कर सकते हैं किसी भी फैसले पर अगर वो असहमत है। लेकिन उन सदस्यों में से किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति या किसी मुद्दे का बहिष्कार करना वीटो पावर का प्रयोग नहीं माना जाएगा। यानी कि उन्हें प्रेजेंट होकर के उसका विरोध करके वीटो पावर का प्रयोग करेगा तभी वो वीटो पावर का प्रयोग माना जाएगा। उसकी अनुपस्थिति वीटो पावर का प्रयोग नहीं मानी जाएगी और सुरक्षा परिषद अपना फैसला ले सकती है। उसके बाद है सुरक्षा परिषद के प्रेसिडेंट या सभापति का चुनाव। सुरक्षा परिषद के सभापति के चुनाव के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कहीं स्पष्ट नहीं लिखा गया। इसके आर्टिकल 30 के अंदर कहीं भी स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया गया। लेकिन सुरक्षा परिषद स्वयं
अपने प्रेसिडेंट के चुनाव का तरीका अपनाती है और अपने अनुसार अपने प्रेसिडेंट सभापति का चुनाव करती है। और सुरक्षा परिषद के सभापति हर महीने नए सभापति का चुनाव किया जाता है और जो भी इसके सदस्य राष्ट्र हैं उन सदस्य राष्ट्रों के नेम के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिकल आधार पर क्रम से इसके सभापति का चुनाव किया जाता है। यानी कि पहले ए नेम वाले राष्ट्रों के सदस्य सभापति बनेंगे, उसके बाद बी नेम वाले, उसके बाद सी नेम वाले, उसके बाद डी नेम वाले, इस प्रकार से। उसके बाद है सुरक्षा परिषद के कार्यकाल या टर्म। सुरक्षा परिषद के कार्यकाल और टर्म में अस्थायी सदस्यों के कार्यकाल की बात होती है, जो कि 10 अस्थायी सदस्य हैं उनके कार्यकाल की बात होती है और उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल हर 2 वर्ष के बाद अस्थायी सदस्यों का नए अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया जाता है और महासभा 2/3 बहुमत से अपने सदस्यों का चुनाव करती है और किसी भी सदस्य को लगातार कंटिन्यू दूसरी बार सदस्य नहीं चुना जा सकता। हाँ, बाद में इस किसी भी देश को सदस्य बनाया जा सकता है। अगर महासभा 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पास कर दे तो किसी भी राष्ट्र को दोबारा सदस्य बनाया जा सकता है, लेकिन कंटिन्यूटी में लगातार दूसरी बार सदस्य नहीं बनाया जा सकता। और भारत सुरक्षा परिषद का कई बार अस्थायी सदस्य भी रह चुका है। तो ये तो वो बातें हैं जो सुरक्षा परिषद के टर्म, कार्यकाल और महत्वपूर्ण अंगों के बारे में आती है। उसके बाद आता है सुरक्षा परिषद के सहायक अंग। सुरक्षा परिषद के सहायक अंग में 2 प्रकार के अंग होते हैं, एक उसकी समितियां, 2 उसके प्रमुख आयोग। समितियों में सबसे पहले है सैनिक स्टाफ समिति। सैनिक स्टाफ समिति सुरक्षा परिषद के एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में योगदान देने वाली प्रमुख समिति है। इस समिति को धारा 47 के अकॉर्डिंग इसका चुनाव होता है और इसका मुख्य काम क्या होता है? सुरक्षा परिषद को सलाह देना। कौन से मामलों में? सैनिक आवश्यकताओं के मामलों में सलाह देती है, कहाँ पर सैनिक बल का प्रयोग किया जाए या नहीं किया जाए उस मामलों में सलाह देती है, और शस्त्रों के नियमन हेतु या निशस्त्रीकरण के मुद्दे पर सुरक्षा परिषद को ये समिति सलाह देती है। और 5 स्थायी सदस्य जो राष्ट्र हैं उनके चीफ ऑफ स्टाफ इसके सैनिक स्टाफ समिति के प्रतिनिधियों में शामिल होते हैं। दूसरी है विशेषज्ञ समिति। विशेषज्ञ समिति क्या है कि एक प्रकार से सभी सदस्यों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है और इस समिति में सभी जो सदस्य देश हैं उनके कानूनी विशेषज्ञ शामिल होते हैं और वो सुरक्षा परिषद के को कानूनी मामलों में और कानूनी नियमावली से संबंधित मामलों में विचार विमर्श करते हैं, सलाह देते हैं। नए सदस्यों के प्रवेश से संबंधित समिति, ये वो समिति है जो सुरक्षा परिषद में शामिल होने वाले नए राष्ट्रों के प्रवेश करने या नहीं करने पर विचार विमर्श करती है और सुरक्षा परिषद को सलाह देती है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधि इसमें शामिल होता है। उसके बाद है एडॉक समितियां। एडॉक समितियां वो समितियां होती हैं जो समय समय पर विशेष समिति स्थापित की जाती है, जैसे कि विश्व में किसी भी इजराइल लेबनान की समस्या के ऊपर विचार विमर्श करना हो, इंडोनेशिया के पर्सन पर विचार विमर्श करना हो, वियतनाम की समस्या पर हुआ विचार विमर्श, यानी कि समय समय पर विभिन्न समस्याओं जो हुई उन पर विचार विमर्श करने के लिए कुछ समय के लिए कई समितियां बनाई गई। उन समितियों ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की, उसके बाद वो समितियां खत्म हो गई। इस प्रकार की समितियों को एडॉक समिति कहा जाता है। इसके साथ साथ सुरक्षा परिषद के विभिन्न आयोग भी स्थापित किए गए हैं। विभिन्न आयोग भी सुरक्षा परिषद में काम कर रहे हैं, जिनका नाम है परंपरागत शस्त्रों पर संबंधित आयोग। परंपरागत शस्त्रों से संबंधित आयोग जिसकी स्थापना 1947 में की गई थी, ये वो आयोग है जो परमाणु युद्ध से संबंधित नियमों की समस्याओं या नियमों पर विचार करता है। इस आयोग का मुख्य कार्य जो परंपरागत शस्त्र है उनका नियंत्रण करना, उनके नियंत्रण से संबंधित सुझाव देना है। उसके बाद है अणुशक्ति आयोग। अणुशक्ति आयोग इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण के साथ ही थोड़े इसमें बाद 1946 में महासभा की सिफारिश पर, महासभा के प्रस्ताव पर की गई थी, किंतु इस आयोग ने अपने कार्यों के लिए हमेशा सुरक्षा परिषद के प्रति उत्तरदायी बना रहता है।
और निशस्त्रीकरण आयोग जिसकी स्थापना 1952 के अंदर की गई। निशस्त्रीकरण आयोग में सुरक्षा परिषद के सदस्य राष्ट्र इसमें महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं। 1958 में एक अमेंडमेंट करके, संशोधन करके सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य राज्यों को इसके अंदर शामिल कर लिया गया था। इसके महत्वपूर्ण कार्य क्या है? सैनिकों, शस्त्रों में कमी, विध्वंसक शस्त्रों में पूर्ण प्रतिबंध लगाने संबंधी कार्य तथा अणु शक्ति पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आदि से संबंधित कार्य यह आयोग करता है। तो हम कह सकते हैं कि सुरक्षा परिषद विश्व के अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके हमने आज रचना के बारे में, उसके कार्यकाल के बारे में, उसकी वोटिंग के बारे में आदि के बारे में बात की और उसके कुछ महत्वपूर्ण अंग जिसमें समितियां और आयोग आते हैं उनके बारे में बात की। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सुरक्षा परिषद के शक्तियां और कार्यों पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।